हेलो स्टूडेंट्स, आज हम झांसी की रानी यह कविता सीखेंगे। हमने इससे पहले झांसी की रानी कविता में सुभद्रा कुमारी चौहान इनका जीवन चरित्र देखा। फिर झांसी की रानी यह कविता में 1 से 5 जो पंक्तियां हैं वहाँ पर सांझा है। इसमें झांसी की रानी कैसी थी कि वह अवतार लेकर आई थी। वह नाना साहिब की मुँहबेली बहन छबीली थी। वह गुड्डिया गुड्डियों के साथ न खेलते हुए वह तलवारों के साथ खेलती थी। एक दुर्गा का अवतार थी। उसकी शादी गंगाधर राव पंत से हुई और फिर बाद में झांसी की रानी की वहाँ पर वैभव के साथ शादी हुई। फिर झांसी की रानी यह कविता में झांसी की रानी को ये सौभाग्य बहुत देर तक नहीं टिका, वो विधवा हो गई। और उसके आगे हम पढ़ेंगे कि बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया। राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। लावारिस को वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी को देखा, झांसी हुई वीरानी थी। बूंदो लो हर बोलो के मुंह में हमने सुनी कहानी थी। कि यहाँ पर झांसी का दीप जो बुझ गया, यानी क्या दीप यानी कुल का हमारा उत्तराधिकारी वारसदार, तो उसे दीपक कहते हैं। तो राज्य में दुख का अंधेरा छा गया, उसकी देखभाल करने वाला कोई न रहा। यह समाचार जानकर लॉर्ड डलहौजी मन में ही मन खुश हुआ, हर्षया में खुश हुआ। और फिर उसको राज्य हथियाने का मौका मिला, क्योंकि जिस राज्य पर उत्तराधिकारी न हो वह राज्य अंग्रेज हड़प लेते थे। तो उसका उत्तराधिकारी कोई न था। आंखों में आंसू भरी रानी ने देखा झांसी सुनसान हो गई थी। वहाँ पर फिर भी वह अपनी झांसी नहीं दूंगी, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, यह बोलती रही। अनुनय विनय नहीं सुनता, विकट फिरंगी की माया। व्यापारी बंचा दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी, यह दासी अब महारानी थी। बुंदेलो हर बोलो के मुंह में हमने सुनी कहानी थी। कि अंग्रेज लोग भारत के व्यापारी बनकर आए थे। वो इतने चालाक थे कि उनकी चालाकी सुनना कठिन बात थी भारत के लोगों के लिए। वो प्रार्थना अनुनय विनय मीन्स प्रार्थना करते हुए आए, और प्रार्थना करते हुए हम लोगों ने उसकी माया समझ नहीं पाए। फिर उसने क्या किया, दया मांगी, लोगों से भीख मांगनी शुरू की, भारत लोगों से। फिर बाद में डलहौजी ने अपना देश का पैर पसारना यानी विस्तार करना शुरू किया, अपने अंग्रेजी देश राज्य का। उसका स्वरूप बदल गया। राजाओं नवाबों को भी उसने धूल यानी क्या मिट्टी से समझ लिया और ठुकराने लगा। अब दासी जो थी, तो रानी जो थी वह दासी बन गई, और जो दासी थे अंग्रेज लोग थे वह महारानी बन गए। ऐसे अत्याचारी अंग्रेज उन्होंने झांसी को वहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई से छीन लिया था। छीनी राजधानी दिल्ली की, लखनऊ छीना बातों बात। कैद पेशवा था पिठोर में, हुआ नागपुर का भी घात। उदय तंजौर सतारा कर्नाटक की भी कौन बिसात। जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म अभी हुआ था वज्र निपात। बंगाले मद्रास आदि की भी तो वह कहानी थी। बुंदोलो हर बोलो के मुंह में हमने सुनी कहानी थी। यहाँ पर इतने अंग्रेज धूर्त थे कि इन्होंने वहाँ पर अंग्रेज राजधानी छीन ली। देखते देखते लखनऊ पर अधिकार कर लिया। पेशवा को पिठोर में कैद कर लिया। नागपुर को भी धोखे से छीन लिया। वैसे ही उदयपुर, तंजौरा, सतारा, कर्नाटक उनके सामने वह अंग्रेजों के सामने वह टिक नहीं पाए। सिंध, पंजाब, ब्रह्मपुत्र उन पर भी आक्रमण हुआ, भीषण आक्रमण हुआ। फिर बंगाल और मद्रास की भी
यही दिशा हुई, क्योंकि अंग्रेज़ों के पास बहुत बड़ी सेना थी, हथियार थे, गोला बारूद था, कि वो बेईमान अंग्रेज अपना अधिकार वहाँ पर जमा रहे थे। ऐसा क्षेत्र कोई बचा नहीं था कि अंग्रेजों ने वहाँ पर अधिकार जमाना शुरू नहीं किया। तो ऐसे झांसी की रानी में रानी सोई, रानी वासियों में बेगम गम से थी बेजार, उनके घर कपड़े गहने कपड़े बिकते कलकत्ते के बाजार, सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के ले लो नवलख हार, ये पर्दे की इज्जत परदेशी हाथ बिकानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुंह में हमने सुनी कहानी थी। कि यहाँ पर अंग्रेज कितने क्रूर थे कि उन्होंने क्या किया कि अंग्रेजी ने देशी राजाओं नवाबों को अपमान किया, जिनसे रानी वासियों में उनकी रानियां और बेगम दुख से बेहाल रोया करती थी। उनकी नवाबों की हत्या के बाद वह राज्यों को हड़पते ही थे, साथ साथ उनकी रानियों और बेगमों को की इज्जत से खिलवाड़ करते थे, चाहे वो लखनऊ की बेगम हो या कलकत्ता की या नागपुर की। उनके कपड़े और जेवर कलकत्ता के बाजार में सरेआम बिकते थे, नीलाम किए जाते थे, और फिर वह अखबारों में खुलेआम उनकी नीलामी के विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट वहाँ पर किया करते थे। ऐसे इस प्रकार पर्दे में रहने वाली भारतीय इज्जत विदेशियों के हाथ बेची जा रही थी। इतना क्रूर वह अंग्रेज थे। कुटियों में भी भीषण वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान, नाना धुंधुपंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया था प्रकट आह्वान, हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें सोई जो जगानी थी। कि यहाँ पर जो भी थे कुटिया यानी झोपड़ी में भी लोग कितने दुखी थे, और महलों में आहत यानी क्या, वहाँ पर अपमान किया जा रहा था राजाओं महाराजाओं का। तो इस राजाओं अंग्रेजों ने की नीतियाँ से सभी लोगों को आक्रोश कर दिया था, आक्रोश था सभी लोगों के मन में। झोपड़ियों में रहने वाले जहाँ गहरा कष्ट झेल रहे थे, वहाँ महलों में रहने वाले अपना अपमान से आहत थे। दूसरी ओर देश के वीर सैनिक अपने पूर्वजों के प्रति अभिमान के भाव से भरे हुए थे। नाना धुंधुपंत पेशवा युद्ध के लिए सामग्री जुटा रहा था, और उसकी बहन छबीली लक्ष्मीबाई ने खुलेआम रणचंडी यानी काली माता का, दुर्गा का अवतार भी धारण कर लिया था और युद्ध का ऐलान कर दिया था। इस प्रकार युद्ध का यह पावन यज्ञ शुरू हो गया था, जिसे देश और देशवासियों के हृदय में जो भी वो डरे समय थे उनके हृदय में जो सोई हुई ज्योत यानी क्रांति की ज्योत उन्हें जगानी थी। तो महलों में दी आग, झोपड़ियों में ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतर मन से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भी भारी धूम मचाई थी, जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। तो यहाँ पर महलों में दी आग यानी क्या कि महलों में यहाँ पर और झोपड़ियों में भी वहाँ पर लोगों ने क्या किया, क्रांति, इस पूरे देश में क्रांति में सभी लोग भागीदार थे। महलों में रहने वाले के मन में आक्रोश था, आग थी, तो झोपड़ी रहने वाले इस लपटे क्या तेज किया था, यानी क्या कि यहाँ पर दोनों के मन में क्रांति की ज्वाला वहाँ पर जागृत हुई थी। स्वतंत्रता की यह चिंगारी देशवासियों के हृदय से, अंतर्मन से आया, अंतर्मन यानी हृदय से आई थी। क्रांति की इस लहर ने झांसी, दिल्ली को सावधान कर दिया, लखनऊ को भी जागृत कर दिया, मेरठ, कानपुर, पटना यहाँ पर क्रांति की धूम थी। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ चिंगारियाँ यानी क्रांति ने वहाँ पर जागृत हुए थे। तो ऐसे ही सभी पूरा देश क्रांति के। तो यहाँ पर इस स्वतंत्रता के महायज्ञ में कई वीर जो थे वो काम आए थे, कि यहाँ पर नाना धुंधुपंत पेशवा, तातिया, छत्र अजीमुल्ला सरनाम,
मोलावी। तो इसमें कई बहादुर शहीद हो गए। इसमें इनके नाम जो है वो प्रसिद्ध हैं। साथ में ही आज़ादी के वीर सिपाहियों के नाम भी भारत के इतिहास में हमेशा अमर रहेंगे। परंतु इनका बलिदान उस समय अंग्रेज़ों के नज़र में अपराध था कि यह जो अजर अहमद शाह, कुंवर सिंह, अभिराम, ये सभी लोग हमारे इतिहास में अमर हो गए, बट इनका नाम जो है वो सदा हमेशा अमर रहेगा। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टन वॉकर आया आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ धुंध आसमानों में। जख्मी होकर वॉकर भागा उसे अजब हैरानी थी। झांसी के युद्ध में लेफ्टन वॉकर अंग्रेज़ों की तरफ से युद्ध करने आए तो अकेली झांसी की रानी उनके लिए ही काफ़ी थी। उन्होंने दोनों हाथ में तलवारें लेकर रणचंडी की तरह वॉकर पर प्रहार कर दिया और फिर वहाँ पर वह बुरी तरह से जख्मी हो गया तथा रानी के शौर्य बल से वह अचंभित रह गया। ऐसे जो एक मर्द की तरह, एक पुरुष की तरह वह लड़ रही थी। वहाँ पर सभी अंग्रेज भी चौंक गए कि इतनी वह महारानी लक्ष्मीबाई कैसे शूरवीर की तरह युद्ध कर रही थी। रानी बड़ी कालपी आई कर 100 मील निरंतर पार। घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यानी यहाँ पर कि प्रस्तुत कविता में वहाँ पर पंक्तियों में रानी आगे बढ़ी लगातार 100 मील 100 मील वहाँ पर घोड़ा दौड़ते हुए वो कालपी यानी वहाँ पर एक गांव वहाँ पर है शहर, तो कालपी पहुँची तो घोड़ा थक कर धरती पर गिरा और मर गया। इतना थका हुआ था, 100 मील पार करना कुछ आसान बात नहीं है। तो यहाँ पर यमुना किनारे रानी ने फिर अंग्रेजों को हराया। विजयी होकर वह आगे बढ़ी और फिर उसने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। वहाँ के राजा सिंधिया जो अंग्रेज़ों के मित्र थे, उन्हें राजधानी छोड़नी पड़ी। ऐसे महारानी जो थी वह झांसी की रानी यहाँ पर उसे इतनी शूरवीरता से लड़ाई कर रही थी। विजय मिली पर अंग्रेज़ों की फिर सेना घिर आई। उसने जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुँह की खाई। कान्हा मंदिरा सखिया रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी धूम मचाई थी। यानी यहाँ पर जो रानी को विजय मिली पर फिर से अंग्रेज़ों की सेना उनके सामने उन्हें आ गई, फिर से उन्हें घेर लिया। उनका सामना जनरल स्मिथ से हुआ, उन्हें परास्त किया। स्मिथ को रानी के साथ उनकी सहेलियाँ कान्हा और मंदिरा थी। रानी ने औरतों की सेना बनाई थी, इसमें कान्हा और मंदिरा उनकी सहेली उनके साथ थी। उन्होंने भी युद्ध किया। युद्ध में के मैदानों में उन्होंने भी भारी तबाही मचाई थी। फिर पीछे यूरोज आ गया और रानी दुश्मनों से घिर गई। विजय तो फिर ऐसे घिर गई तो रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था वह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आए अवार। रानी एक शत्रु बहुतेरे, होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सेनी, उसे गिरगती पानी थी। यानी वहाँ पर अंग्रेज़ों की सेना से घिरी होने पर भी रानी ने अंग्रेज़ों के बीच भारी मार काट, यानी दोनों हाथों से तलवारों से वो युद्ध कर रही थी। शत्रु सेना को पार कर लिया, वह आगे बढ़ी। इतने में ही क्या हुआ, एक नाला आया और नाला को पार करना अत्यंत कठिन था, क्योंकि उसका जो घोड़ा था, जो तेज घोड़ा था, वह मर गया था और नया घोड़ा उसे पार कर नहीं पाया। तभी अंग्रेज घुड़सवार आए। अकेली रानी को देखकर उन्होंने उस पर वार पे वार होते रहे
अंतः शेरनी के समान वह स्त्री घायल होकर गिर पड़ी। उसे देश के लिए शहीद होना था, वो एक वीरांगना थी। तो ऐसी वीरांगना फिर वीर गति को प्राप्त हो गई, अंतिम सांस तक लड़ने लगी। रानी गई सिधार, चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मुझ नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ, सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। यानी जो रानी गई सिधार, रानी ने अपना बलिदान दे दिया देश के लिए, तो वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। चिता पर उसकी अलौकिक यात्रा निकली, चिता यानी वह मर गई। तो उसका तेज, जो इतनी तेज, तो उसका तेज था कि अग्नि के तेज से वह मिल गया। वह सही अर्थों से तेज की अधिकारी थी। वह कोई एक नारी नहीं थी, वह एक ईश्वर का रूप थी। उम्र कितनी थी? 23, सिर्फ 23 वर्ष की, यानी 23 ईयर्स की थी, जब कोई साधारण मनुष्य यह बात कर नहीं सकता। तो हमें जीवित करने को, यानी हमें अवश्य कोई ईश्वर के रूप थी, स्वतंत्रता की देवी बनकर हमें सोए हुए, हम लोग सब सोए हुए हैं, हमारा मस्तिष्क सोया हुआ है, तो उन्हें जगाने के लिए वह आई थी। हमें रास्ता दिखाकर वह चली गई, और हमें जो शिक्षा देनी थी वो देकर चली गई। बुंदेलों ने हमें उसी महान नारी की कथा सुनाते हैं कि रानी जाओ, रानी जाओ, रानी याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी। यह तेरा बलिदान जगा वेगा स्वतंत्रता अविनाशी। हो चुप इतिहास, लगे सच्चाई को फांसी। हो मतत माती विजय, मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगा, तू खुद अमिट निशानी थी। यानी यहाँ पर जो रानी थी वह कि जाओ रानी, आप रानी ने कवयित्री ने रानी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित किए हुए कहती है कि आपके उपकार हम सदैव याद रखेंगे। रानी को श्रद्धांजलि अर्पित किया हम भारतवासी आपके उपकार सदैव याद रखेंगे। तुम्हारा यह बलिदान कभी न मिटने वाला स्वतंत्रता की भावना को जन्म देगा। भले ही इतिहास तुम्हारे विषय में कुछ न लिखा जाए, पर तुम्हारी सच्चाई को मिटाने के प्रयास किए जाए। विजय में मस्त अंग्रेज भले ही गोलों से झांसी का निशान मिटा दे, लेकिन तुम कभी न मिटने वाली निशानी हो। ऐसी लक्ष्मीबाई, तेरा स्मारक बने ना बने, तुम क्या हो? स्वयं एक स्मारक हो, क्योंकि तेरी वीरता और तेरी गाथाएं अतुलनीय है। अतुलनीय यानी क्या? कभी न खत्म होने वाली ऐसी गाथाएं आपकी है। तो ऐसे ही लक्ष्मीबाई की वीरता की यह कथा हमने बुंदेलों के मुँह से सुनी है। यह ऐसी महालक्ष्मी, यानी ऐसी लक्ष्मीबाई, वो वीरता की एक वीरांगना, वीरता की मूर्त थी, शौर्य की वह हमें मिसाल थी। तो ऐसी हमें रास्ता दिखा गई। तो हमने हमारे जीवन में भी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जैसे हमने बनना चाहिए। ऐसे उनके विचार, उनका जो शौर्य था, उसके सामने हम नतमस्तक होने चाहिए। तो ऐसे हमारे भारत को ऐसे शूरवीर स्वतंत्रता सेनानी मिले हैं, तो इनको हमें उनके सामने नतमस्तक, उनकी याद हमेशा मन में रखनी चाहिए। तो ऐसे हमने झांसी की रानी यह कविता हमने सुनी। यहाँ पर सुभद्रा कुमारी को चौहान ने बहुत अच्छे शब्दों में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीर गाथा यहाँ पर प्रस्तुत की है। सबने मन में झांसी के लक्ष्मीबाई के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। इनको नमन करते हुए आज का हम यह कविता समाप्त करते हैं। धन्यवाद।